मेरे साथ हैं इस समय प्रताप फौजदार जी, जो हास्य कविताओं से लोगों को गुदगुदाने का काम करते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हम इनके साथ हैं और इनसे ही जानेंगे कि आखिर में हास्य कविताएं लोगों को कितना गुदगुदाती हैं, कितना आजकल कवि सम्मेलनों में जो हास्य कविताएं हैं उनको कितना लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो पहल 24 पे आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि पहले तो आप हमारे पहल 24 के दर्शकों के लिए दो शब्द। धन्यवाद आपका और सत श्री अकाल दोस्तों, राम राम, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, जितने भी आप 24 के दर्शक हैं उनको मेरा तहे दिल से एक बार पुनः सत श्री अकाल। अब बताइए आप क्या सर, कहना ये चाहता था कि आजकल कविताएं जो है हास्य कविताएं लोगों को कितना गुदगुदाती हैं। गोरखपुर में इससे पहले आपने कार्यक्रम किए होंगे, कितना रिस्पांस मिलता है गोरखपुर में आपको? गोरखपुर में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और चूँकि गोरखपुर जो है ना, एक तो यहाँ पे क्या है कि IQ लेवल लोगों का बहुत अच्छा है। आप कोई व्यंग में या हंसी में कोई महीन बात भी कहेंगे ना तो लोग उसको एंजॉय करते हैं, यानी उनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, वो समझ जाते हैं कि क्या है चीज़। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यहाँ चूँकि ये हमारे पौराणिक साहित्य की नगरी है, पूरे देश में पूरे विश्व में यहाँ से पौराणिक साहित्य गया, तो हमारी जो संजीदा बातें हैं ना उनको भी लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मैं बहुत बार आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं जब भी आया तो मुझे एक नयापन दिखा। यहाँ हमेशा मुझे बड़ी ऊर्जा दिखी हमारे श्रोताओं में, दर्शकों में, और हर बार उन्होंने एक नए तरीके से एंजॉय किया। जहाँ तक हास्य का प्रश्न है तो इस समय तो पूरा देश जो है ना, या पूरा विश्व कहिए, मैंने 62 देशों की यात्रा की है, मुझे कहीं कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ हास्य को लोग एंजॉय न कर रहे हो। उसका रीज़न ही सिर्फ एक ही है, और वो रीज़न ये है कि आजकल टेंशन बहुत है, लोगों को परेशानियाँ बहुत है, चाहे छोटा आदमी है, चाहे बड़ा आदमी है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, नौजवान है, कर्मचारी है, अधिकारी है, कोई भी है, उसको अपने तरीके की अपनी एक टेंशन है। तो हास्य को तो बहुत लोग एंजॉय करते हैं और यहाँ तो विशेष रूप से ही करते हैं। गुदगुदा दीजिए मेरे भी दर्शकों को, जिससे आपकी कविताएं सुन। अरे गुदगुदाऊँ क्या, यहाँ तो मैंने बताया ना कि यहाँ खुद मस्ती है इसमें। गोरखपुर में मैंने एक ठेले वाले से पूछा जो फल बेच रहा था, मैं केले कैसे दिए? बोला 40 रुपये दर्जन। मैं यार कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। तो यहाँ तो ये नगर ही ऐसी है। मैंने कहा तो सेब कैसे दे रहा है? बोला 5 रुपये का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, कहता नहीं 5 रुपये का एक। अरे मैंने कहा भाई 5 रुपये का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज़्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले लिए। तो यहाँ तो मस्ती ही है। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा देखना भाई साहब, सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक हीरो होंडा निकली थी। तो यहाँ के वातावरण में भी मस्ती है बहुत। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि दर्शकों को गुदगुदाने के लिए हास्य कविताएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और लोगों को टेंशन से मुक्त करने के लिए आज के समय में लोग हंसना भूलते जा रहे हैं, वो लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं, परिवार से दूर होते जा रहे हैं, बच्चे मोबाइल पे इधर, माँ बाप इधर, ऐसे में हंसना भूल गए। तो आज के हास्य कवि जो है इनको जो जिंदा रखने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं सराहनीय है। नहीं, ये सराहनीय कार्य है, बिल्कुल मैं आपकी इस बात को अप्रिशिएट करूंगा कि ये बड़ा सराहनीय कार्य है। और लेकिन मैं अपनी निजी बात बताऊं कि मैं तो एडिक्ट हो गया हूं, नशेबाज हूं, नशा हो गया मुझे, क्योंकि मैं लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, हंसी देखना चाहता हूं, ये मेरा नशा हो गया है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, लोग हंसना भूल गए। कारण क्या है? देखिए, कभी हम देखें, एक छोटी सी संजीदा बात कहता हूँ, कभी हम देखें कि पालने में जब छोटा बच्चा सो रहा होता है तो सोते सोते हंसने लगता है, सोते सोते रोने लगता है। यानी हंसी एक संवेग है,
जो परमात्मा ने दे करके भेजी थी, लेकिन हमने खुद ने इतने जंजाल पैदा कर लिए हैं कि आज हंसने का टाइम ही नहीं आदमी के पास। टाइम निकालना पड़ता है, आयोजन कराने पड़ते, तब वहाँ जा कर के टाइम निकाल करके हंसता है। और सबसे ज़्यादा जो समस्या पैदा की है वो की है मोबाइल ने। मोबाइल ने हम जो घर में बैठ करके हास्य विनोद किया करते थे वो हमारा छुड़ा दिया। बस हमारे पास तो रही बच्चों की बात, तो एक ही बात रह गई है कि मोबाइल ख़राब हो गया, बच्चों ने कर दिया, बच्चे ख़राब हो गए, मोबाइल ने कर दिया। बस यही हमारे हाथ में रह गया है, अब और तो कुछ नहीं रह गया है। तो कुछ चलते चलते हमारे दर्शकों को और गुदगुदा दीजिए, कुछ हंसा दीजिए, क्योंकि आप हंसना जो भूल गए। हंसाऊंगा तो मैं शाम को, और वैसे मेरी बहुत कैसेट पड़ी रहती है, लेकिन एक मैसेज हंसने के लिए आपसे ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, मैं आपसे ये कह करके जाना चाहता हूँ कि ये पक्का है कि अगर आपका कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार प्रताप फौजदार जी आप झूठ बोल करके गए थे, लेकिन मेरी बात आप साथ रखेंगे तो मैं आज गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आपका कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हंसते रहिए, हंसाते रहिए। तो ये थे प्रताप फौजदार जी, जिनका साफ कहना है कि आधुनिकता के इस युग में लोग अपनी जो हंसी भूलते जा रहे हैं, उसमें हंसना ज़रूरी है, क्योंकि जो हंसता है वही खुश रहता है, और जो खुश रहेगा वही सब कुछ पाएगा। अरे सीधी सी बात है भाई, आप क्यों नहीं मान रहे इस बात को कि हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप अपने अंदर की मस्ती को होठों तक नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और एक बात बताऊं, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो जबरदस्ती जिंदा है। वाह, चलते चलते इन्होंने क्या बात कह दी, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। पहल 24 के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव। मेरे साथ हैं इस समय युवा कवि स्वयं श्रीवास्तव जी। हम उनसे ही जानते हैं कि किस तरह की कविताएं ये करते हैं और किस तरह का आज का माहौल बना हुआ है कविताओं का। सबसे पहले तो पहल 24 पर आपका स्वागत है। नमस्कार, पहल 24 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्यार भरा प्रणाम। और जैसे आप पूछ रहे थे कि आप कैसी कविताएं करते हैं, तो इन दिनों युवाओं पे एक आरोप मढ़ दिया जाता है कि युवा पीढ़ी अपने जीवन को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, हम प्रेम ज़रूर करते हैं और थोड़े लापरवाह दिखते ज़रूर हैं, लेकिन हम लापरवाह होते नहीं हैं। हमारे जहन में हमारे घर की जिम्मेदारियां चलती हैं, हमारे जो घर के सामाजिक सरोकार हैं उनसे जो जुड़ी हुई चीज़ें चलती हैं। तो मुझे लगा कि कविता में ये विषय रखने चाहिए, तो मैंने युवाओं के संघर्ष को आवाज़ देने की कोशिश की है और यही मेरा इन दिनों कविताओं का विषय भी रहता है। तो मैं चाहूँगा कि जो कविताएं आपकी हैं आपसे रूबरू हो जाएं। बिल्कुल, मैं आपके दर्शकों को मेरी जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ जिसकी वजह से मुझे खूब शोहरत मिली और जो मुझे लगता है कि युवाओं से जुड़ी हुई और सबकी परेशानियों से जुड़ी हुई पंक्तियाँ हैं, तो मैं पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। तो जैसे आज के डेट में जिस तरह से आप कहें तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, ऐसे में लोग कविताएं जो है, चुटकुले जो है वो यूट्यूब, फेसबुक और इन पे भी देख लेते हैं। ऐसे में आप लोगों को कितना इन लोगों का जो है इस समय समर्थन मिल रहा है, या जो आम जनता है कितना आपको सपोर्ट करती है? मैं इस बात का जवाब देता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में जो सोशल मीडिया का महत्व है वो बहुत अधिक है। मेरी 10 साल की कवि सम्मेलन की यात्रा है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से मेरी कुछ कविताएं इंस्टाग्राम पर, जो कि लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर वायरल हुई और लगभग उस पर 1000 मिलियन से प्लस व्यूज़ आए। उसके बाद से ये हुआ कि आप किसी स्टेशन जाते हैं, किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं, किसी रोड पे होते हैं, तो कुछ एक लोग आपको पहचान लेते हैं और वो ऐसे लोग हैं जिनका कवि सम्मेलन से और कविता से बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी कविताएं जो कि आम जीवन से सीधे जुड़ती हैं, तो उन्हें वो बीच का सारा प्रोसेस उससे अब कोई मतलब नहीं है। उन्हें मेरी कविताएं पसंद हैं और वो उसको पसंद करते हैं।
तो इस लिहाज से अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया बहुत प्रभावी ढंग से उपयोगी हो सकता है। लेकिन आजकल आरोप लग रहा है कि युवा जो है वो सोशल मीडिया से भटक भी रहे हैं, उसका उपयोग न करके सोशल मीडिया से भटक भी ज़्यादा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इस बात में एक बात और जोड़ना चाहूँगा। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का बुरा प्रभाव भी पड़ा है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि खान सर और तमाम जो लोकप्रिय टीचर जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाते हैं और बहुत कम पैसों में पढ़ाते हैं, तो उनकी वजह से लाखों लाख बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो किसी भी एक चीज़ का दो पहलू होते हैं, एक स्याह पहलू होता है, एक सफ़ेद पहलू होता है, तो हमें दोनों को देखना चाहिए। निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे थोड़ी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि उसके फ़ायदे अधिक हैं। कुछ और कविताएं, कुछ और जो आपके द्वारा आपका काफ़ी जो है पसंदीदा हो और उसको काफ़ी व्यूज़ भी मिले हों। जी, मेरी 4 और पंक्तियाँ, जैसे हम कभी जीवन में कुछ नया काम शुरू करते थोड़ी परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमारी मनस्थिति होनी क्या चाहिए। तो मैं युवाओं को भी यही संदेश देता हूँ कि यदि आप कोई नया काम शुरू करें और थोड़ा परेशान हो जाएं तो हमें मन में लगता है इसको क्विट कर लिया जाए। लेकिन मैं 4 पंक्तियाँ आपको संदेश के माध्यम से सौंपता हूँ, सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े, हम सोचने लगे कि यार लौट चलें क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। तो चलना सबसे आवश्यक है और कोई भी संघर्ष का रास्ता पकड़ लीजिए। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने भी कहा है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो एक विचलित हुए बिना अगर एक रास्ता पकड़ लिया तो हमारी मंजिल हमें ज़रूर मिल जाएगी। आप युवा हैं, निश्चित तौर पे आजकल देखिए तो युवा जल्दी हताश हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं अगर उनको सफलता नहीं मिलती है। शुरुआती मुकाम में ज़रूर परेशानियाँ आती हैं। ऐसे युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं इसके लिए युवाओं से अधिक उनके पेरेंट्स को इस बात के लिए एक बात जोड़ना चाहूँगा जो आप नहीं पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे जो मूल धार्मिक धर्मग्रंथ हैं, रामायण और यानी रामचरितमानस और गीता, तो कम से कम इन 2 किताबों को हमारे घरों में अनिवार्य कर देनी चाहिए, क्योंकि हम अपने बचपन की जो नींव डालते हैं उस नींव में इन किताबों का समावेश रहेगा। तो मुझे लगता है कि जीवन में जब हताशा आएगी, परेशानियां आएगी, तो उस बच्चे के दिमाग में दृश्य रहेगा कि इन परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था या राम इस स्थितियों को कैसे टैकल कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ से जीवन का डायरेक्शन आपको सुगमतापूर्वक मिल सकता है। तो बच्चों में संस्कार डालने का ये काम जो है माता पिता को ज़रूर करना चाहिए। तो ये थे कवि स्वयं श्रीवास्तव जी जो अभी तक कह रहे थे अपनी बात। आगे हम मिलते हैं हास्य कवि प्रताप फौजदार जी से।